चलिए, आई होप टाइम कीपिंग समझ आ गया आपको। देखिए टाइम कीपिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, टाइम को रेगुलेट, टाइम को कैलकुलेट करना, राइट। एक और छोटी सी डेफिनेशन है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या होती है पहले ये देख लेते हैं जरा एक बारी। देखिए टाइम बुकिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब पे आपने कितना समय लगाया। देखो बेटा, टाइम कीपिंग का तो मतलब ये हुआ कि पूरे आप कितने दिन आए कितने दिन नहीं आए ये देखना आपकी अटेंडेंस के लिए। टाइम बुकिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर जॉब पे आपने कितना समय लगाया। लिखिए जरा, टाइम बुकिंग के साथ लिखिए। इससे ये कैलकुलेट होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब पे कितना, कि एक पर्टिकुलर जॉब पे कितना टाइम लगाया गया। इससे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाती है, इससे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाती है। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आई आपको? अगला देखिए तो क्या है, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, मैं सिर्फ 2 लाइनें लिखवाता हूं इसके बारे में। सुनिए, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है उस जॉब की इवैल्यूएशन करना। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ एक जॉब का नाम बताता हूं, आप खुद ही बताना कि वो हाई पेड होनी चाहिए कि लो पेड होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल हाई पेड जॉब है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि मिस्टर राम प्रिंसिपल है या मिस्टर श्याम प्रिंसिपल है, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने आपसे एक डेजिग्नेशन बताई कि बताओ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कैसी डेजिग्नेशन है। देखो अब इसके बारे में अगर आप सोचोगे तो आप ये डिसाइड करोगे इट शुड बी हाई पेड, और इस पे काम करने वाला वर्कर कम से कम 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, करेक्ट। मतलब आप ये, अभी हमने सिर्फ जॉब को देख रहे हैं, अभी हम वर्कर को नहीं देख रहे। बोलिए मतलब समझे आप मैंने क्या कहा। पर अगर जैसे वर्कर वर्क कर रहे हैं, हर ईयर के एंड में आपको ये बात पता होगी सभी वर्कर्स की जॉब का अप्रेजल होता है। मतलब सभी की जॉब को चेक किया जाता है कि पिछले 1 साल में आपने कैसे काम किया, उसी के हिसाब से आपको बोनस मिलता है, उसी के हिसाब से आपकी प्रमोशन डिसाइड होती है, उसी के हिसाब से आपकी पे इंक्रीज डिसाइड होती है। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा, यानी उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी इस साल, करेक्ट। उसे बोलते हैं मेरिट रेटिंग। उसे क्या बोलते हैं? मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग मतलब आप वर्कर की रेटिंग चेक कर रहे हो। सुनो, जब आप एक वर्कर को चेक करते हो तो उसे मेरिट रेटिंग कहते हैं। जब आप एक वर्कर को चेक करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? मेरिट रेटिंग। लेकिन जब आप उस जॉब को चेक कर रहे होते हो तो उसे जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ उस पोजीशन की इंपॉर्टेंस को समझना, कैलकुलेट करना। इससे फायदा ये होगा कि आपको कितना सैलरी देनी है, कितने एक्सपीरियंस वाला इंसान चाहिए, वो सारी बातें डिसाइड हो जाएंगी, समझे? अच्छा एक बात और, जॉब इवैल्यूएशन में और मेरिट रेटिंग में अंतर है या नहीं है? जॉब इवैल्यूएशन किसकी इंस्पेक्शन है? जॉब की या वर्कर की? जॉब पोजीशन की। लेकिन मेरिट रेटिंग किसकी इवैल्यूएशन है? वर्कर की। लिखिए जरा, बहुत से लोग इन दोनों को सेम समझते हैं जो कि गलत है। लिखिएगा जरा, जॉब इवैल्यूएशन के साथ लिखिए, इसमें जॉब की वर्थ चेक की जाती है, इसमें जॉब की वर्थ चेक की जाती है। यानी कोई एक पर्टिकुलर वर्क, यानी कोई एक पर्टिकुलर वर्क यानी कोई एक पर्टिकुलर वर्क कितना इंपॉर्टेंट है,
यानी कोई एक पर्टिकुलर वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, यानी उसमें कितने एक्सपीरियंस वाले वर्कर को रखना है, उसे कितनी पे देनी है, कितने एक्सपीरियंस वाले वर्कर को रखना है, उसे कितनी पे देनी है, ये सब डिसाइड होता है। ठीक है जी। अब मेरिट रेटिंग के साथ लिखिए, इसमें वर्कर की एफिशिएंसी चेक करते हैं, ताकि उसे एफिशिएंसी बेस्ड वेजेस ठीक से दी जा सके, ताकि उसे एफिशिएंसी बेस्ड वेजेस ठीक से दी जा सके। ठीक है जी। देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए, कैजुअल वर्कर और आउट वर्कर्स में क्या डिफरेंस होता है। आई होप अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं सब समझ आ रहा है। बेटा कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मतलब वो हमारे पास परमानेंटली नहीं काम करते, जिन्हें जब हमने बुलाना होता है हम बुला लेंगे, काम कराएंगे, वापस भेज देंगे। जैसे प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, ये ज्यादातर हम लोग परमानेंटली हायर नहीं करते, जब चाहिए होते हैं तब बुलाते हैं, वरना भेज देते हैं इन्हें। करेक्ट। ऐसे ही कुछ कंपनियों में भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कुछ फैक्ट्री में भी कैजुअल वर्कर आते हैं जो वेजेस पे काम करते हैं। वो जितने दिन तक काम के लिए आएंगे उतने दिन की वेजेस देंगे, जब उन्हें नहीं बुलाएंगे तो वेजेस नहीं देंगे। आउट वर्कर वो होते हैं जो काम अपने साथ घर ले जाते हैं और घर पे करते हैं। जैसे कई लोग कुछ टाइपिंग का काम देते हैं, तो टाइपिंग का काम घर के लिए दे दिया जाता है कि ये लो ये चीज टाइप करके ले आना। समझे आप मैंने क्या कहा, ये 100 पेपर्स हैं, इन्हें टाइप करके ले आओ। या फिर जैसे पुराने अभी भी कुछ एरियाज में जैसे कढ़ाई वढ़ाई का जो काम होता है, जो हैंड वीविंग का काम है, वो अभी भी आउट वर्कर्स को दिया जाता है गांव वगैरह में। वहाँ वर्क जो जनरली लेडी वर्कर्स होती हैं उन्हें कपड़ा दे देते हैं, धागा दे देते हैं, बोलते हैं कि जाके इन सभी साड़ी पे ये डिजाइन बना के ले आना। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है वो सब अभी भी आउट वर्कर्स करते हैं। आउट वर्कर्स कौन होते हैं, जो काम को फैक्ट्री में ना करके अपने घर ले जाके करते हैं। समझे आप, लिखिए जरा। कैजुअल वर्कर्स टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं जिन्हें पर डे के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा होता है। ये टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं जिन्हें पर डे के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा होता है। ये टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं जिन्हें पर डे के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा होता है। ठीक है जी। अब आउटडोर वर्कर्स के साथ लिखिए, ये वो वर्कर्स होते हैं जो वर्क को घर ले जाते हैं और घर से ही कंप्लीट करके ले आते हैं। और घर से ही कंप्लीट करके ले आते हैं। बोलिए इतनी बातचीत समझ आई आपको, हमने क्या कहा? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नीचे देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो वर्कर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स इज कंसिडरेबली लार्ज। देखो क्या कहता है, गिव द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट रिकॉर्ड। बताइए अगर फ्रिंज बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए? अगर वो बहुत लार्ज है तो डायरेक्ट वेजेस में ऐड कर दो,
और अगर छोटे से हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड कर दो। पहली मेन बात तो ये कि फ्रिंज बेनिफिट्स होते क्या हैं, देखिएगा एक बार ध्यान से। पहला मेन टारगेट हुआ कि फ्रिंज बेनिफिट्स होते क्या हैं। ठीक है जी, जरा सुनिए बेटा, फ्रिंज बेनिफिट कहने का मतलब होता है जब वर्कर्स को हम एक्स्ट्रा कोई भी फैसिलिटी दे रहे हो। जैसे आपने अपने वर्कर्स को गाड़ी दी हुई है ट्रैवल करने के लिए, उन्हें मोबाइल फोन लेके दिया हुआ है, राइट, फैसिलिटीज दी हुई है, ड्राइवर रख के दिया हुआ है, तो वो सब फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। वो सब किस में काउंट होते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स। अब फ्रिंज बेनिफिट्स के केस में वर्कर से आप उनके पैसे तो ले नहीं रहे, तो जब फैक्ट्री का अकाउंटेंट उन खर्चों को कहां पुट करे, अगर बड़े अमाउंट के हैं तो वेजेस में पुट करे, मतलब वर्कर की सैलरी में ही ऐड करे, और अगर छोटे अमाउंट के हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड में दिखाए। किस में दिखाया जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दिखाया जाता है। बोलिए इतनी बातचीत भी समझ आ गई जी आपको? इन्हें क्या कहा? पक्का पक्का समझ आ गया जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक छोटा सा ना कंसेप्ट मुझे और बताना है, जरा ध्यान देना। ओवर टाइम वेजेस के बारे में एक बातचीत करनी है, जरा वो प्रैक्टिकली भी समझानी है, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। जरा सुनिए, देखिए ओवर टाइम नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओवर टाइम नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे हो सकता है? नॉर्मल रीजंस तो ये हो गए कि भाई अगर मान लो कि सच्ची में लेबर की शॉर्टेज है, अब लेबर ही ऐसी है जो कि बहुत बहुत ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में, काम ही ऐसा है कि वो लेबर ढंग से मिलती ही नहीं है, वो लिमिटेड लेबर है, राइट। एबनॉर्मल नेचर कब हो सकता है? एबनॉर्मल नेचर हो सकता है जब हमारी गलती से हुआ, जब आर ओन मिस्टेक। समझे आप मैंने क्या कहा? एग्जांपल लो, पावर फेलियर। पावर फेलियर समझते हो बेटा? लाइट चली गई, लैक ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, यानी रॉ मटेरियल की सप्लाई ठीक नहीं थी, ऐसा कुछ। कभी कभी ओवर टाइम एक और रीजन से भी होता है, ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। ऑन कौन सी रिक्वेस्ट? कस्टमर रिक्वेस्ट। बेटा कस्टमर रिक्वेस्ट कहने का मतलब होता है कि जब कस्टमर ने हमें कहा हो कि अरे मेरे को प्लीज आप ओवर टाइम करवा के वर्क पूरा कर दो, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करके दे दो। समझे आप मैंने क्या कहा? सोचिए अब हमारे जो कस्टमर है वो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शर्ट बना के दे दो, भले ही इसमें ज्यादा खर्चा होगा, आपको वर्कर को रात रात तक बिठाना पड़ेगा, बिठा लो, मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। देखो ओवर टाइम का दिक्कत क्या होती है, ओवर टाइम में ना एक्स्ट्रा पे लगती है। एक्स्ट्रा पे क्यों? क्योंकि अगर दिन में वो 100 रुपए पर आवर लेता है तो शाम को एक्स्ट्रा बैठने के ज्यादातर वर्कर 150 रुपए पर आवर ले लेते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, जो वेज रेट होता है वो बढ़ जाता है, प्रीमियम पे देना पड़ता है वेज। समझे आप मैंने क्या कहा? ओवर टाइम प्रीमियम होता है जनरली इन्वॉल्व। ओवर टाइम के रेट पे क्या इन्वॉल्व होता है? प्रीमियम इन्वॉल्व होता है। प्रीमियम समझते हो आप क्या होता है? यानी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी पड़ जाती है। पहले तो इतना समझ गए आप मैंने क्या कहा? अब सुनिएगा, तो इधर वाले केस में इसको सहता कौन है? नॉर्मल वाले केस में कस्टमर सहता है, यानी कस्टमर एंड प्रोडक्ट विल बियर। कस्टमर एंड प्रोडक्ट विल बियर, है ना। जबकि यहां पे डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इसे किस में डेबिट कर दिया जाता है? पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। बोलिए इतनी बातचीत समझ आ गई आपको? इन्हें क्या कहा? ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट की जब बात की जाएगी तो ऑन, देखो ना ये खाली कस्टमर पे ही जाएगा, कस्टमर विल बियर। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? इसके एक्स्ट्रा पैसे कौन भरेगा? कस्टमर भरेगा। बोलिए इतना तक समझ आ गया? अच्छा इस वाले केस में क्या होता है, जरा एक बात और समझिएगा। क्योंकि कस्टमर ने पैसे सहने, तो क्या करा जाएगा, जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी ना, उसे आप टोटल लेबर आवर से डिवाइड कर दोगे और इफेक्टिव वेज रेट निकाल लोगे।
यानी आप क्या करोगे, इफेक्टिव वेज रेट निकाल लोगे। इफेक्टिव वेज रेट कहने का मतलब ये होता है बेटा कि आप ऐसी वेजेस निकाल लोगे, जरा ध्यान देना बेटा। सोचिए अगर पहले दिन के समय में वर्कर काम करता है तो 100 रुपए पर आवर लेता है, शाम के समय में अगर वर्कर काम करता है तो 150 रुपीज पर आवर लेता है, करेक्ट। अगर हमारे एक वर्क के लिए या पूरे बिजनेस में 1000 आवर्स नॉर्मल थे और 500 आवर्स ओवर टाइम के थे, जरा ध्यान देना बेटा, इसी में इधर ध्यान दीजिए। सोचिए अगर नॉर्मल डे टाइम आवर्स थे, नॉर्मल डे टाइम आवर्स थे मानो 1000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹20, और ओवर टाइम आवर्स मान लीजिए 500 आवर्स ओवर टाइम हुआ, वो भी एट द रेट ऑफ 30, एट द रेट ऑफ कितना, समझे आप। अगर ये नॉर्मल, देखिए अगर ये क्वेश्चन है हमारा, बोलो यहां तक की बातचीत समझ आई, और उसमें ये कहता है कि मिस्टर मोदी हैज गिवन अस अ जॉब फॉर विच 50 नॉर्मल आवर्स and 20 overtime hours were used. Calculate labor cost if overtime is abnormal, if overtime is normal, और C point if overtime is on request by customer। समझे आप मैंने क्या कहा। अब देखिए जरा एक बार ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकली करा रहा हूं, इसे ध्यान से समझेंगे। ओवरटाइम की थ्योरी बेस्ड टॉपिक है प्रैक्टिकल। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल 1000 आवर्स है, जरा सुनिएगा, हमारे पास नॉर्मल 1000 आवर्स है और नॉर्मल 1000 आवर्स में 20 रुपए पर आवर की पे है, लेकिन ओवरटाइम के 500 आवर्स काम हुआ था जब 30 रुपए पे थी। ये हमारा पूरे ईयर का डेटा है। उसमें से एक काम मिस्टर मोदी ने हमें दिया था जिसमें 50 तो नॉर्मल आवर्स लगे और 20 ओवरटाइम के आवर्स लगे। मिस्टर मोदी के लिए कितने आवर्स नॉर्मल लगे? 50, और कितने ओवरटाइम के आवर्स लगे? 20, राइट। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ आप मिस्टर मोदी से कितने पैसे लेबर कॉस्ट के ले, अगर ओवरटाइम एबनॉर्मल है, अगर ओवरटाइम नॉर्मल है, या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर है। यानी जो 3 पैटर्न आपको मैंने बताए हैं वो तीनों के तीनों ही यूज हो जाएंगे, राइट। देखो एक ही क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों ही यूज हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था, अगर नॉर्मल है ओवरटाइम तो क्या होता है, रेट बढ़ा दो और कस्टमर से चार्ज करो, रेट बढ़ा दो और किससे चार्ज करो। लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। किस में जाएगा बेटा लेबर ओवरटाइम? कॉस्टिंग P&L में जाएगा, राइट। लेकिन अगर ऑन रिक्वेस्ट बाय द कस्टमर है तो क्या होगा? ओवरटाइम के पैसे कौन बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा। बोलिए मतलब समझ आया आपको इन्हें क्या कहा? एक ही क्वेश्चन 3 मेथड से करना है इंक्लूडिंग ओवरटाइम वेजेस। पहले बताओ कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में हमारे सामने 3 बातें हो रही हैं। ओवरटाइम पेमेंट की बारे में बातचीत चल रही है, ये बताया जा रहा है। दोबारा से क्वेश्चन देख लो, इसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा। क्योंकि नॉर्मल डे टाइम आवर्स थे 1000, यानी 1000 डे के आवर्स है जिसमें 20 रुपए पर आवर की वेज होती है। और ओवर टाइम के जो आवर्स है, मतलब जब शाम को एक्स्ट्रा बिठाया या सैटरडे संडे को बुलाया वर्कर को, तब
30 रुपए की पेमेंट देनी पड़ती है। मतलब वर्कर भी चंट है, जब वो एक्स्ट्रा टाइम बैठता है तो कहता है ज्यादा वेजेस लूंगा। बोलिए इतनी बातचीत समझ आई आपको हमने क्या कहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ना इसमें फंस जाओगे, इसलिए ध्यान से समझना। इसकी प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट में बच्चा फंसेगा ही फंसेगा अगर ध्यान नहीं देगा सुनते हुए। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बोलिए क्या क्वेश्चन समझ आ गया जी? हाँ जी, देखिए एक बार जरा, अगर नॉर्मल डे टाइम आवर्स के बारे में बात की जाए, वो ये कहता है कि ओवर टाइम अगर एबनॉर्मल है तब क्या होगा, नॉर्मल है तो क्या होगा। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। अच्छा पहले सोच के बताओ, अगर ओवर टाइम एबनॉर्मल है, ओवर टाइम क्या है? एबनॉर्मल है, तो बताइए पैसे कौन देगा ओवर टाइम के? कंपनी बियर करेगी। तो मिस्टर मोदी, आप पहले फिर सोच के बताओ, मिस्टर मोदी से लेबर के लिए कितने पैसे लेंगे? सोचो और बताओ। ए पार्ट में मिस्टर मोदी से लेबर के लिए कितने पैसे लिए जाएंगे? सोच के बताओ। हाउ मेनी से 1000 से, हाउ मेनी से 1000? हाउ मेनी हैव सम डिफरेंट आंसर? How, what amount? 1600। कुछ बच्चे कह रहे 1600, कुछ बच्चे कह रहे 1000, और कोई कितने? यू से 1400। 3 अलग अलग आंसर आ चुके हैं, चौथा एक और बताइए, तभी 4 ऑप्शंस होंगे। None of these, all of the above। ये कौन था? बोलिए बताइए जी। और कोई डिफरेंट आंसर या इन्हीं तीनों में से एक सब बिलीव कर रहे हैं? लास्ट टाइम बताइए, हाउ मेनी से 1000, हाउ मेनी से 1600, हाउ मेनी से 1400? आएगा ही नहीं, कुछ नहीं देगा मिस्टर मोदी। अब की बारी तो आएंगे। अब की बार ओवर टाइम की वेजेस। सरकार से हमें क्या लेना देना? देखो बेटा समझो, अगर ओवर टाइम एबनॉर्मल नेचर है, अगर इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ओवर टाइम किस नेचर का है? एबनॉर्मल नेचर का है। तो जरा ध्यान देना बेटा एक बारी। हाँ बोलो। 1600, 600 ये बहुत कम हो गया। देखिए ए पार्ट, इफ ओवर टाइम was due to abnormal reasons, due to abnormal reasons, the customer will not pay any extra amount because of it, so labor cost is equal to 50 plus 20। बेटा आवर्स कितने थे? 50 और 20 आवर्स थे ना? 50 और 30 थे क्या? फिफ्टी और 20 थे ना आवर्स। देखिए 50 आवर्स और 20 आवर्स। तो अब मिस्टर मोदी हमें 50 आवर्स और 20 आवर्स के दोनों आवर्स के पेमेंट देंगे, लेकिन 20 रुपए की रेट से। भाई जितने आवर्स आपके लिए काम हुआ है उतनी आवर्स के तो पैसे दोगे, भले ही वो दिन में हुआ या शाम में हुआ, उतने आवर्स तो आपके लिए वर्क हुआ। पर हाँ, आप हमें ओवर टाइम का प्रीमियम नहीं दोगे। आप ये कहोगे कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रेट पे पेमेंट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो
तो तुम्हारी गलती है कि तुमने एक्स्ट्रा रेट पे वर्कर से काम क्यों कराया, दोपहर को करा लेते। बेटे जो उन्होंने वर्क करवाया वो वर्क हुआ कितनी देर में, 70 आवर्स, तो 70 आवर्स के लिए वो लायबल है पेमेंट के लिए। तो इसका आंसर आना चाहिए था 1400। कितने लोगों ने 1400 कहा था, शाबाश। अब आते हैं जी, अगर ये नॉर्मल नेचर का होता, इफ ओवर टाइम वॉज नॉर्मल नेचर, वॉज फॉर नॉर्मल नेचर, हाउ मेनी से 1600? अभी देखते हैं जरा कितना आएगा। अगर नॉर्मल नेचर था तो पहले एक काम करते हैं, लेबर के लिए रेट निकालते हैं। लेबर रेट कैसे आता है, टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन टोटल आवर्स। देखिए 1000 आवर्स काम हुआ था 20 रुपए के रेट पे, 500 आवर्स काम हुआ था 30 रुपए के रेट पे, और टोटल आवर्स थे 1500। तो बताना जरा कितना बैठा, बोलो भाई सबका आंसर फाइनली कितना बैठा। हाँ जी, रेट कितना बैठा, 23.2333 ये रेट आया। तो अब लेबर कॉस्ट मिस्टर मोदी इसको कितना होगा, वही 50 प्लस 20 इंटू 23.33, कितना आ रहा है बेटे, 1633। तो इस बार किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं था। मैंने कहा ही था ये बात पहले कि इस मेथड में लेबर में दिक्कत आएगी। अभी हम लेबर के कितने पैसे लेंगे मिस्टर मोदी से, क्योंकि ऐसे सिस्टम में क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं, हमारे लिए बड़ी आम सी बात है ओवर टाइम होना, बहुत आम बात है। हम कह रहे हैं तो रोज का है तो रोज ही ओवर टाइम होता है। तो हमने क्या किया, चाहे हमने नॉर्मल टाइम की वेजेस दी थी, चाहे ओवर टाइम की वेजेस दी थी, सबको ऐड करके टोटल आवर्स से डिवाइड करके, मतलब सबकी चटनी बना के एक कॉमन रेट बना लिया और उसी रेट को सब पे अप्लाई कर दिया। हमारे लिए कोई अपना कोई पराया, कोई नॉर्मल कोई एबनॉर्मल, कोई नॉर्मल टाइम कोई ओवर टाइम कुछ नहीं है, हमारे लिए सब टाइम एक ही है। हमारे लिए हर आर 23.33 रुपीस का है। हमारे लिए हर आर कितने का है, 23.33 के रेट पे है। बोलिए इतनी बातचीत समझ आई आपको, इन्हें क्या कहा, और पूरे 70 आवर्स की पेमेंट उसी रेट पे होगी। बोलिए बी पार्ट भी समझ आ गया। ए पार्ट में और बी पार्ट में जमीन आसमान का अंतर है। ए पार्ट में उन्होंने जो पेमेंट दी थी, एक बार ध्यान दीजिए जरा, ए पार्ट में उन्होंने ओवर टाइम का प्रीमियम नहीं दिया था, उन्होंने ओवर टाइम आवर्स को भी 20 के रेट से ही पे किया था। पर जब नॉर्मल हो जाता है ओवर टाइम तो सबको पे करना पड़ता है। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा। अब आइए जरा थर्ड पार्ट क्या था कि अगर ओवर टाइम उन्हीं कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हुआ होता तो क्या होता बताओ। अब देखिए जरा थर्ड पार्ट पे, अब लेबर कॉस्ट कितनी होती। अब अगर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर था तो जो उनके लिए 50 आवर्स नॉर्मल काम हुए वो तो 20 रुपए के रेट पे ही लगते, लेकिन जो 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम हुआ है वो 30 रुपए के रेट पे ही होता। तो इसका आंसर 1600 आ जाता। बोलिए सबको समझ आ गया हमने क्या कहा। अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल वेज रेट होती है तो उसका डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, बोलिए क्लियर हुआ आपको। यानी अगर नॉर्मल है ओवर टाइम होना भी तो एवरेज रेट निकालना पड़ता है। क्या रेट निकालना पड़ता है। और अगर एबनॉर्मल है तो क्या होता है, तो हम कस्टमर से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते, उल्टा ऊपर जितनी भी हमारा खर्चा हो वो किस में चली जाती है, कॉस्टिंग पीएल में चली जाती है। समझे आप मैंने क्या कहा। तब ऊपर की पेमेंट किस में चली जाती है, हमारी कॉस्टिंग पीएल में चली जाती है। सबको याद आया भाई। एक आम सी बात है, एबनॉर्मल नेचर के पैसे आप क्यों दोगे। आप एक कॉफी शॉप में गए, आपने कॉफी के लिए ऑर्डर किया, वो कॉफी लेकर आ रहा है आपके लिए, और कॉफी लाते लाते आपसे थोड़ी सी ही दूर उसने कॉफी गिरा दी। बताओ अब अगर कॉफी गिर गई, आपने कहा नहीं ऐसे थोड़ा ना चलता है, फिर वो दोबारा दूसरी बना लाया और उसने आपको कॉफी दी, आपने बड़े आराम से कॉफी पी, लेकिन बाद में जब बिल की बारी आई तो उसमें 2 कॉफी लिखी हुई है। दोगे पैसे,
क्यों भाई, एबनॉर्मल के पैसे हम क्यों देंगे? बोलो, हम देंगे एबनॉर्मल के? एबनॉर्मल की पेमेंट वर्कर नहीं करता, वो कहां जाती है? कॉस्टिंग पीएल में जाती है, खुद मालिक सहेगा। करेक्ट। एबनॉर्मल खर्चे कौन नहीं सहता? कस्टमर नहीं सहता। बोलिए, इतनी बातचीत सबको क्लियर हो गई? इसका ट्रीटमेंट समझ आ गया? इस बार ये एक्सपेक्टेड है। नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, ध्यान से पढ़ना। जरूरी नहीं है लेबर पे आए, मटेरियल पे आ जाए, किसी भी चीज पे आ जाए, बट इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आ सकता है होपफुली। करिए ओवर टाइम। ये नोट कर लीजिए जल्दी से ओवर टाइम का लिस्ट। ठीक है, तो इसे बस नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को। आज की थियोरी क्लास में इतना ही, अब कल मिलेंगे बाकी की थियोरी के लिए। ठीक है जी, नोट करिए।